So today we have to start with a new chapter, that is cell division. सेल डिवीजन, सेल साइकिल, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। एक तो दिया हुआ है साइकिल और एक दिया हुआ है डिवीजन। ये दोनों का मीनिंग क्या है, पहले इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सेल साइकिल का मतलब होता है ना कि सेल जो है रिपीटेडली, साइकिल कहीं भी है ना, साइकिल। जैसे आप लोग क्लास 10th में थे तो एक चैप्टर पढ़े थे, नाम था उसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मिला था आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वहां पर एक साइकिल वर्ड मिल गया था, है ना। जब आप लोग 9th क्लास में थे ना, उस टाइम में आप लोगों को बायोलॉजी में चैप्टर मिला था, सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में आप लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल ना, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये अलग अलग साइकिल पढ़ा था, वाटर साइकिल। तो साइकिल अगर वर्ड कहीं पर आ रहा है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि वो कोई ऐसा चीज है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक ही चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे साइकिल बोल लेते हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन होता है तो उस समय में एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। मतलब एक सेल को हर बार डिवीजन करने से पहले एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करने का मतलब हो गया कि मान के चलिए कि कोई सेल है, उसे डिवाइड करना है, तो 1 2 3 हम 3 ऑर्डर बनाते हैं, 1 2 3, एंड उसके बाद लिखते हैं डिवीजन। तो हर एक सेल को पहले 1 को फॉलो करना है, फिर 2 के बाद जाना है, फिर 3 के बाद जाना है, और तब डिवीजन करना है। फिर उस सेल को 1 के पास आना है। हर बार उसको एक प्रॉपर ऑर्डर है जिसको फॉलो करना है, एक पैटर्न है जिसको फॉलो करना है, हर बार उसको रिपीट करना है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको सेल साइकिल, कि बार बार उसे रिपीट कर रहा है। और डिवीजन लास्ट में जब रिपीट कर लेगा तो क्या करेगा, डिवाइड हो जाए। बाद में वो क्या करेगा, डिवाइड हो जाए। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सेल डिवीजन क्यों हो, क्या चीज है ये सेल डिवीजन। आप देखिएगा ध्यान से, सेल डिवीजन की बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। सेल डिवीजन क्यों, वाई। तो बात ये है कि आपने ये चीज को जाना था कि 1855 की बात है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था रूडोल्फ वर्चो। रूडोल्फ, तो 1855 में रूडोल्फ वर्चो ने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसी भी सेल का जन्म, अगर ये एक सेल है तो किसी न किसी पुराने सेल से ही होगा। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो है न्यू सेल, न्यू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी सेल हो, वो पिछले किसी सेल से बनता है, मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रूडोल्फ वर्चो ने कहा था ये बात। अब बात ये आई कि अगर वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है तो किस प्रोसेस से बनता है, तो पता चला कि ये सेल डिवीजन से बनता है। फिर अब दिमाग में आया कि क्यों सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन क्यों हो। मान लीजिए कि कोई सेल यहां पर है, तो क्यों करे डिवाइड होके 2 सेल बनाए, जरूरत क्या उसको डिवाइड होने का। अगर आप किसी से ये बात कहोगे तो आदमी ये बात कह सकता है कि सेल डिवीजन की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मान के चलिए पुराना वाला सेल मर जाएगा तो नए वाले सेल्स आने चाहिए ना, ठीक है ना। पुराना वाला सेल मर जाएगा तो नए वाले सेल्स आने चाहिए, मान लेते हैं इस बात को। तो एक काम कर जाए, पुराना वाला सेल मरे ही नहीं। तो पुराना वाला सेल क्यों नहीं मरे, मरना क्यों जरूरी है, अपडेट होने के लिए। पहले भी इस पर हम लोग डिस्कस किए, अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अपडेशन, अपडेट होना। जैसे ये जो पैनल आप लोग देख रहे हैं ना, ये पैनल आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग कोरोना टाइम में लिए हुए थे। तो कोरोना टाइम में इतना अभी एडवांस एज नहीं आया हुआ था,
तो इसका जो एंड्रॉयड वाला सिस्टम है, हम उसमें इंस्टीट्यूट का ऐप नहीं चला सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जो हम लोग नए पैनल्स और क्लासरूम्स में लगवाए हैं, उनमें हम इंस्टीट्यूट का ऐप चला सकते हैं, क्योंकि वो अपडेट हो चुका है, उसका हार्डवेयर अपडेटेड है, इसके हार्डवेयर में वो सिस्टम डाला ही नहीं गया है। तो जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है ना, वैसे वैसे हमारी प्रॉपर्टी को भी बदलना होगा, ताकि हम उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को हैबिटेट कर सकें, हैबिचुअल बना सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। क्योंकि दुनिया में वो लोग नहीं रह सकते हैं जो इस इन्वायरमेंट में अपडेट नहीं हो पाए, इस एडेप्ट नहीं कर पाए इस इन्वायरमेंट। तो सबसे मेन चीज यही है, सेल डिवीजन क्यों हो, तो नए सेल बनाने के लिए, नए सेल बनाना क्यों जरूरी है कि पुराने सेल्स मर जाएंगे, पुराने सेल्स ना मरे तो अपडेट नहीं हो पाएंगे। अब चलिए नए सेल्स बनते हैं, तो ठीक है ना, नए सेल्स बनते हैं, एक सेल से दूसरा सेल बने, लेकिन नंबर ऑफ सेल क्यों बनता है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल ही क्यों बनाता है, चार सेल ही क्यों बनाता है। अब सबसे बड़ा कोडिंग ये है, एक सेल से एक सेल बनता, यस और नो, एक सेल अपना कुछ अनवांटेड चीज को हटा देता, कि भाई मेरा जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो रहा है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल देता, यस और नो। लेकिन एक सेल से नया सेल क्यों बन रहा है, और नया सेल एक नहीं, या तो एक सेल डिवाइड होगा तो दो सेल्स बनेंगे, या तो एक सेल डिवाइड होगा तो चार सेल्स बनेंगे। यही दो प्रोसेस पूरी दुनिया में है, इसे हम माइटोसिस बोलते हैं, इसे हम मियोसिस बोलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस बोला जाता है। हाँ, ए माइटोसिस में भी दो सेल बनता है, तीन प्रोसेस होता है डिवीजन का, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ए माइटोसिस में भी दो सेल बनते हैं, माइटोसिस में भी दो सेल बनते हैं, और मियोसिस में भी, मियोसिस में चार सेल्स बनते हैं, यही कोडिंग है। अब कहानी है वाई, एक सेल डिवाइड होके दो सेल क्यों बनाए, हम लोग इस पर बात किया जाएगा, बिल्कुल बात किया जाएगा। पहले हम लोग एक चीज को देखा जाए कि मान के चलिए कोई सेल है, याद रखिएगा, खूब आराम से समझिएगा, ये कोई सेल है, तो इस सेल में ये जो बाहर वाला चीज दिख रहा ना, ये अंदर जो है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, इसको हम ना न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो अंदर है अंदर, और ये जो बाहर है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जो होता है दैट इज न्यूक्लियस, और बाहर जो होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, मेन यही दो पार्ट्स हैं। और सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, हम इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा लेम्मा बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, सेल मेम्ब्रेन बोलिए, या फिर प्लाज्मा लेम्मा बोलिए, प्लाज्मा लेम्मा बोलिए, तीनों का मीनिंग से। अब देखिए क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस न्यूक्लियस में एक कंस्ट्रिक्शन आ रहा है, इस जगह कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन बोलने का मतलब दबाव बन रहा है, लग रहा है कि कोई यहाँ पे दबा रहा है और कोई यहाँ पे दबा रहा, प्रेस किया, लग रहा है कि कोई वहां से दबा रहा है। हमारे घर पे भी ना मम्मी लोग को देखिएगा, जब आटा गूंथता है लोग, तो रोटी बनाने के लिए आटा का जो लुइया बोला जाता है ना, लोफ, उसे क्या करता है लोग ना, जब तोड़ना होता है तो देखिएगा बीच में से ऐसे उंगली डालता है लोग, और बीच में ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करके खींच के दो पार्ट में कर, देखे होंगे। मतलब यहाँ दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन लग रहा है, इट मीन्स कि न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन, न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रेशर, न्यूक्लियस में बीच में एक प्रेशर पड़ रहा है, और यहां साइटोप्लाज्म में लग रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वेरी गुड, हम इसको बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन, यहां पे लिख देते हैं
साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन, साइटोप्लाज्मिक, तो न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन एंड साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन, जब न्यूक्लियस में प्रेशर होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जब साइटोप्लाज्म में प्रेशर होगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, मींस बोथ विल बी डिवाइडेड, न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन एंड साइटोप्लाज्मिक। समझ में आया है? मतलब किसी भी सेल का अगर डिवाइड होना है, डिवीजन होना है, तो उस सेल को दो चीजों को डिवाइड करना होगा, पहला न्यूक्लियस को और दूसरा साइटोप्लाज्म को। कोई पूछे अगर दोनों में से पहले किसी को डिवाइड होना हो तो आप कहना न्यूक्लियस को, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो साइटो मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मींस होता है डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जैसे आप लोग सुने होंगे कैरियो ना, पहले से मिला होगा प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मींस न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, यू मींस ट्रू और कैरियो मींस न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक। कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और काइनेसिस मींस डिवीजन, अभी ने बताए हैं काइनेसिस मींस। तो वहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, यहां पर क्या हुआ? न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो जब हमने अभी अभी देखा है कि जब न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन पड़ा है तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, और जब साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, और जब दोनों डिवाइड होंगे तो सेल डिवीजन हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। इसीलिए मैक्सिमम दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं, मतलब उसमें माइटोसिस का स्थान आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा माइटोसिस होता है, मतलब एक सेल डिवाइड होके दो सेल का फॉर्मेशन कर, एक सेल डिवाइड होके, इसी को हम लोग माइटोसिस क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्लियर है? डोंट वरी, सारे स्लाइड्स अपलोड होंगे। क्लियर है ना? विथ रिकॉर्डिंग। अब कहानी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमें आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, इसीलिए हम पहले जो सेल चैप्टर पहले से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, हम उस सेल चैप्टर से पहले आप लोगों को बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है। एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें इस चैप्टर में किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है पहले आप जान लीजिए। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो है वो है कि एक सेल है, यहां पर एक सेल है। कौन सा सेल है? एनिमल सेल या प्लांट सेल? एनिमल सेल। कौन सा सेल है ये? एनिमल सेल है। क्लियर है ना? प्लांट सेल होने के लिए उसे कुछ हेक्सागोन टाइप का होना पड़ेगा, हेक्सागोन टाइप का, ऐसे हेक्सागोन टाइप का दिखना प्लांट सेल होने के लिए। क्लियर है ना? अगर ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है, समझिए वो कौन है? एनिमल सेल। किसी भी सेल के अंदर, एनिमल सेल या प्लांट सेल हो, एनिमल सेल में जनरली बीच में जो होता है दैट इज न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन हटाता है और कौन लाता है, तो आप कहिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाएगा और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहां पर लाएगा। तो जब सेल डिवीजन होना होता है ना, तो सेल के अंदर, सेल के अंदर यहां पर क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? क्रोमोजोम्स होते हैं सेल के अंदर, और सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर यहां पर सेंट्रियोल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? सेंट्रियोल्स, मतलब आप सेंट्रोसोम बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस के भीतर
कौन है? क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। और न्यूक्लियस के बाहर ये कौन है? सेंट्रोसोम्स है। सेंट्रियोल्स बोल दें, ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम्स। अब बात ये है कि सेंट्रियोल से निकलता है जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है? स्पिंडल फाइबर। देखिए ये सारी चीजें सेल चैप्टर में पढ़ाई हो गई हैं, इन सारी बातों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं पहले से। क्लियर है? तो सेल के न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम और सेल के न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स। अब ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, जो रस्सी दोनों तरफ से चला हुआ है, इसका काम है जा करके, ये इधर से बढ़ रहा है, इसका काम है जा करके क्रोमोसोम को पकड़ के खींचना। क्रोमोसोम को दो पार्ट में ये पकड़ के खींचेंगे। हम इस चीज को यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको इधर लाना होगा। गलत बात ना? हमको थोड़ा सा इधर लाना हो। अब देखिए, तो ये हो गया, ये स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर एक रस्सी है। मान लीजिए सेंट्रियोल जो है ना, ये आदमी है और आगे घोड़ा भाग रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ये क्या करेगा? रस्सी ऐसे करके फेंकेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि रस्सी जाके घोड़े के गले में पड़नी चाहिए, घोड़े के गले में पड़नी चाहिए, पैर में पड़ना चाहिए, ताकि वो फंस जाए। तो इस बात का, अब एक बात बताइए, पहले से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहते ये बाहर से रस्सी अंदर जा पाएगा? कभी नहीं जाएगा। याद आ रहा है? ये कभी अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या होना होगा? डिसॉल्व होना होगा। क्या होना होगा? डिसॉल्व। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो गया। तब पढ़ाएंगे आप लोगों को सेल डिवीजन चैप्टर, पूरी कहानी इसकी स्टोरी पढ़नी है। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया और अब जो केस आया है, दिस इज लाइक दिस। ये हो गया। अब इसके बीच में जो था न्यूक्लियस, सॉरी क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम यहां पर आ गया, एक क्रोमोसोम यहां पर आ गया और एक क्रोमोसोम यहां पर आ गया। न्यूक्लियोल जो ये था, न्यूक्लियस के बाहर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये गया हवा खाने। क्लियर है? ये खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अब देखिए क्या होता है, यहां पे बचा हुआ है बाहर, कौन बैठा है? कौन? सेंट्रियोल्स बैठे हुए हैं, सेंट्रोसोम बैठा हुआ है। ठीक है? इसने अपना रस्सी फेंका, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर है कौन? दिस इज प्रोटीन। क्या है ये? प्रोटीन है स्पिंडल फाइबर। और आप जानते हैं कि क्रोमोसोम का ये वाला जो लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, क्या बोलते हैं? सेल चैप्टर में पढ़े थे, इसका नाम है काइनेटोकोर। एक काइनेटोकोर बना हुआ है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। चोर चोर मौसेरा भाई, यहां से चला प्रोटीन, यहां पर बैठा प्रोटीन, ई जाके इससे अटैच हो गया, ई जाके इससे अटैच हो गया, ई जाके इससे अटैच हो गया, ई जाके इससे अटैच हो गया। अब ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ। अब ये इसको खींचना स्टार्ट करेंगे, पकड़ पकड़ के खींचेंगे कि तू हमारे तरफ आओ। यहां पर जो बीच में ये एक लाइन में खड़े हैं ना, ये जो एक लाइन में ये खड़े दिख रहे हैं आपको, इसे मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करें, एक इंट्रो दे रहे हैं हम अभी आप लोगों को। मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो एक मेटाफेजिक प्लेट होता है। मेटाफेज एक केस आता है एम फेज में, एम फेज में मेटाफेज केस आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज एक केस आता है। तो जब मेटाफेज केस आएगा ना, तो उस समय में सारे क्रोमोसोम्स जाके एक प्लेट पर एक सीधी लाइन में अलाइन हो जाएंगे, सीधी लाइन में अलाइन हो जाएंगे। इसी लाइन को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेज के कंडीशन में होता है। और ये क्या करेगा? सेंट्रियोल अब इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, और न्यूक्लियस का मतलब क्रोमोसोम्स का डिवीजन। हाँ, हर क्रोमोसोम डिवीजन होगा, हर क्रोमोसोम का। ये माइटोसिस है।
हाँ हाँ हाँ, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगा। यस और नो, लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्लियर है? तो कहानी यही है यहाँ की कि हम लोग जो है ये जान ले पहले कि कोई भी सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स को डिवाइड होना जरूरी है, क्रोमोसोम्स को डिवाइड होना जरूरी है। तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम ही डिवाइड होता है। और आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में इस बात को कहा गया था जब सेल चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस यहां बना देते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस हो गया, और ये क्या होता है बाबू? क्रोमैटिन है इसको, ये है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नेटवर्क, नेटवर्क। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमैटिन नेटवर्क था और हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है। तो ये बात पहले से सेल चैप्टर में किया जा चुका है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्रोमैटिन नेटवर्क जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन का समय आता है ना, तो ये क्या करता है? कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड एस्पाइरलाइजेशन, तीन प्रोसेस पढ़ाए थे, तीन प्रोसेस करता है ये। पहला प्रोसेस क्या होगा? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। फिर क्या होगा? कॉइलिंग, कॉइलिंग। और फिर क्या होगा? एस्पाइरलाइजेशन, एस्पाइरलाइजेशन। ये तीन प्रोसेस होगा और इन तीनों प्रोसेस के बाद में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन, जिनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन। मतलब किसी भी सेल के भीतर हमेशा क्या होता है? क्रोमोसोम या क्रोमैटिन, क्रोमैटिन होता है। किसी भी सेल के अंदर हमेशा से क्रोमैटिन होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन करना होगा तो वही क्रोमैटिन क्या करेगा? क्रोमोसोम्स को तैयार करेगा। यस और नो? वही क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स को तैयार करेगा। ये समझ में आ गया? सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन है? वो है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अगर ये सभी ना हो तो सेल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सेल को खींच के ये लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे। सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊपर से ये भी चीज है, हमने क्या बोला आपसे कि रस्सी फेंका तो गया है, घोड़े के गले में जाए ये जरूरी है, घोड़े के गले में जाए, पैर में जाए ये जरूरी है। अब फेंका रस्सी और मान लीजिए इसका रस्सी ना चिपका, सुनिएगा ध्यान से, बाय द वे ऐसा कंडीशन आ गया कि रस्सी फेंका गया लेकिन जाके चिपका ही नहीं, इधर वाला चिपक गया, इधर वाला नहीं चिपका, मालूम है क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम को खींच के लेके चला जाएगा। और इसी को बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। एक में हो गया ज्यादा क्रोमोसोम, एक में क्या हो गया? कम क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। लेकिन डोंट वरी, हमारे हर एक सेल के अंदर जो सेल साइकिल होता है ना, इसीलिए ना बोले डिवीजन से इंपॉर्टेंट कौन है? साइकिल। जो सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल, इस सेल साइकिल में तीन चेक पॉइंट्स होते हैं, 3 चेक पॉइंट्स। हम आप लोगों को 10th क्लास में ये सब पढ़ा दिए थे। 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। तो जो सेकंड वाला चेक पॉइंट होता है ना, सॉरी थर्ड वाला जो चेक पॉइंट होता है ना, एम चेक पॉइंट नाम है उसका, उसी चेक पॉइंट पर चेक होता है कि बबुआ कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा उस सेल को मार देगा, वो सेल का डेथ हो जाएगा, उस सेल आगे डिवीजन नहीं करेगा, वहीं पर वो रुक जाएगा। चेक पॉइंट बोलते हैं उसको, वो डिवीजन नहीं करेगा भाई। क्या कि अगर ये डिवाइड हुआ तो जेनेटिक डिफेक्ट पैदा कर देगा जो कि हार्मफुल है, जो कि क्या है? हार्मफुल है। इसीलिए अब वो सेल डिवीजन आगे नहीं होगा। फिर अब दिमाग में आएगा कि सर इतना जब चेक पॉइंट है फिर गलती कैसे हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट कैसे हो जाता है? अरे भैया इतना पुलिस है तब भी चोरी कैसे हो जाता है? हाँ? कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा होगा। अब कल रात की बात है,
हम लोग आ रहे थे एक पार्टी में से, रास्ते में हम लोग को पुलिस ने धर लिया, गाड़ी था, हम बोल रहे हैं कि भाई पुलिस का गाड़ी है, डोंट वरी। वो बोला कि सर थोड़ा सा बस डिक्की चेक करवा दीजिए। बोला ठीक है। डिक्की हम लोगों ने खोला, गया वो जाके चेक किया। बोले चेक कर लिया? बोले हाँ। अच्छा, हम बोले थे अपनी बात बताइए, उसके बूट में रखे हो तब क्या होगा? करे रुकिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। मतलब हम बोल बता रहे हैं तो आप चेक कर रहे हैं। किसी को कुछ लेके ही जाना होगा, इतना खाली खाली तो लेके जाएगा नहीं। अतः नहीं सर, आचार संहिता चल रहा है, इलेक्शन है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपना ड्यूटी। अच्छा सर पॉकेट चेक करना होगा आपका। हम बोले वो काहे के लिए? तो 50,000 से ज्यादा रुपीज आप लेके नहीं जा सकते। बोले ऐसे ही कंगाल आदमी है यार हम। हाँ, हम उतर के बोले देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, फिर बोले हम गाड़ियों में तो रख सकते हैं ना पैसा। पर जब हमको भी तो मालूम होगा यार ये आचार संहिता है। तो इसी को बोलते हैं गलती होता है। इतना चेक हुआ लेकिन ले जाने वाला तो लेके चला ही जाएगा। हाँ, इतना इलेक्शन में पैसा कैसे बट रहा है? उस तो जेनेटिक डिफेक्ट कैसे हो गया? कहीं ना कहीं चेक पॉइंट पे गलती हुआ है। इतने दूर दूर से इतना चेक पॉइंट है हमारे यहाँ बिहार में, इंडिया में इतना चेक पॉइंट है, फिर भी एक सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जा रहा है? कहीं ना कहीं चेक पॉइंट पर ठीक से जांच नहीं हो रहा है। अब हो सकता है मिली भगत हो। अब कहानी समझ में आ रहा है ना? तो जेनेटिक डिफेक्ट कैसे होता है समझ में आ गया? तो अब इस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? डिफेक्ट अब क्यों हो गया? जैसे मान के चलिए कि ये हमारे आई का कलर है, ठीक है। ई बबुआ में चला गया आई का कलर पूरा, आई बबुआ में आई का कलर अइबे नहीं किया, तो इसके में तो आंख का कलर नहीं होगा। ये हो जाएगा कमांडो मूवी के विलन के जैसा। देखिए वो कमांडो मूवी, हाँ, उसका वो आंख जो है ना, आंख का जो आइरिस है व्हाइट कलर का है। कमांडो मूवी में जो विलन है ना, वो हमेशा ब्लैक चश्मा लगाए हुए है। तो एक बार ब्लैक चश्मा निकाल के दिखाता है तो इसे दिखता है पूरा आंख में उसका व्हाइट, एक करिका है ये नहीं है। हाँ, नहीं समझे? इसको बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। मान लीजिए हाथ के उंगली का स्ट्रक्चर है, 5 उंगली होना चाहिए, ई बबुआ में चला गया 6 उंगली, ई बबुआ में 5 उंगली गायब। इसको बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट। हाँ भैया, ऋतिक रोशन का देख लीजिए ना, दिस इज, हाँ सब जेनेटिक डिफेक्ट है, कुछ जेनेटिक फॉल्ट हुआ है। अरे वाह वाह वाह, गुड। चलिए समझ में आ गया ये। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द मेन थिंग। उसका न्यूक्लियस, उसके सेंट्रियोल्स, मतलब सेल डिवीजन में सबसे अच्छा रोल कौन प्ले कर रहा है? सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये दोनों अगर ना रहे तो सेल डिवीजन नहीं होगा। दूसरा, सेल के सारे क्रोमोसोम्स को एक पॉइंट में अलाइन होना पड़ेगा। दैट लाइन इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड, लाइन इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर है? गुड। अब आता है कहानी कि सेल डिवीजन जितना भी हो रहा है उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स क्या है, कैसे वर्कर फंक्शंस करते हैं। देखिए आप समझ लीजिए कि कोई भी सेल डिवीजन होता है, कोई भी सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में जो सेल होता है उस सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनेल्स में देखा जाए तो जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, पढ़े हैं? लाइसोसोम्स होते हैं, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गॉल्जी बॉडीज होते हैं, गॉल्जी बॉडीज होते हैं, हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हाँ, फिर इसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, पेरोक्सीसोम्स होते हैं, पेरोक्सीसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। लिखे तो कितना सारा ऑर्गेनल मिल जाएगा यार।
मतलब हम ये कह सकते सेंट्रियोल अभी बाकी ये रह गया, मेन वही है। मतलब किसी भी सेल के अंदर ढेरों सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ढेरों सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। याद रखिएगा, सेल डिवीजन करने से पहले इनका डिवीजन हो जाना चाहिए, इनका डिवीजन हो जाना चाहिए, यस और नो। अगर इनका डिवीजन नहीं हुआ तो सेल डिवीजन डैमेजिंग का क्रिएट कर देगा। इसीलिए हमारे एक अंकल जी हैं, उनका एक घर है बेतिया में, और वो वहीं पे रहता है लोग, उनके दो बेटे हैं। तो पिछले साल उन्होंने हम लोग का एक जमीन लिया जा रहा था, तो वो हमारे बगल में एक और जमीन ली है। तो हम लोगों ने, मम्मी ने हमारे पूछा कि क्या बात है, ये आप जमीन ले रहे हैं एक और। तो उन्होंने कहा कि दो बेटे हैं मेरे पास, एक बेटा तो मान लीजिए कि जो हमारा घर है वो ले लेगा बड़ा वाला, छोटा वाला के लिए दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम अपने जिंदगी में ही एक और जमीन खरीद के एक और घर बनवाएंगे, सेम टू सेम उतना ही जमीन लेकर के बना रहे हैं, एग्जैक्ट सेम घर बन रहा है, ताकि जो बच्चे वो बड़े हो जाएंगे, अभी 9th-10th क्लास में है, जब वो बड़े होंगे आज से 5 साल के बाद में, तो उस समय तक दोनों घर कंप्लीट रहेगा, फिर डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू तुम ये ले लो, बाबू तुम ये ले लो, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि झगड़ा झंझट वाला माहौल नहीं बनेगा। तो डिवीजन करने से पहले सामानों को दो दो रखना चाहिए। इसलिए देखिएगा, मम्मी पापा जब कभी मार्केट से आते हैं, घर में 3 भाई बहन है ना, तो कोई भी चीज आएगा तो 3 की संख्या में आएगा, ताकि आपस में झगड़ा ना हो। तो जब दो सेल्स हैं बन रहे हैं, तो हर एक चीज का कॉपी होना चाहिए ना, हर एक चीज का कॉपी होना चाहिए, तब ना डिवीजन होगा अच्छे से। मालूम चले एक और एक को मिल गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, एगो टुकुर टुकुर ताक रहा है, भैया हमरों के दो होता है ना। आप लोग क्या समझोगे, गांव का एक माहौल ही अलग है ना जी, समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, लीची पक रहा है, अच्छा आमो पकेगा। हाँ, कोसी के पीछे एगो आम का पेड़ है, इहो जर्दे है यार। अच्छा, इसका भी टाइमिंग होता है। अच्छा, गुड, चलिए अच्छी बात है, इस बार आम का टेंशन नहीं रहेगा चलिए, अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है सेंट्रल डोगमा। क्या है? सेंट्रल डोगमा। पहले समझ लिया जाए कि एक बात क्या है। देखिए, कोई भी अगर सेल है ना, कोई भी अगर सेल है, तो सेल के अंदर है न्यूक्लियस, है, न्यूक्लियस लिख रहे हैं बाबू, न्यूट्रॉन नहीं लिख रहे हैं, न्यूक्लियस। कोई भी सेल है तो सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोम्स। मतलब कोई भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स, और ये क्रोमोजोम्स अपने अंदर रखे हैं एन डीएनए। आपको याद होगा जब आप लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, उस टाइम में गुरुजी ने बताया होगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए जब भी कोई सेल डिवीजन होता है तो वहां पर इसी डीएनए का कॉपी बनाता है आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए, डीएनए से आरएनए कॉपी बनाता है। और ये आरएनए, यही आरएनए, आप जानते हो आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये राइबोसोम्स को ऑर्डर देकर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। याद आ रहा है? पूरा पढ़ाए हुए थे, पूरा लिखवाए थे इस चीज को हम। ये प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए इंफॉर्मेशन है, ये आरएनए को बताता है, और आरएनए के बाद जब इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन ही हमारे प्रॉपर्टी को, कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अगर प्रोटीन ना बनेगा तो हमारा स्किन का कलर बनेगा? नहीं बनेगा। पढ़ाए थे मेलानिन के बारे में। मेलानिन एक प्रोटीन है जो हमारे कलर को डिसाइड करता है कि हम गोरे होंगे कि काले होंगे। मेलानिन ज्यादा होगा हम काले हो जाएंगे, मेलानिन कम होगा हम गोरे हो जाएंगे। ऐसा ना,
कम बेस करने वाला कोई रहता तो आज तक हम बाकी ही रहते। अब बबुआ अगर मेलानिन कम बेस करने का कोनो रहता, अगर ऐसा जड़ी बूटी, तो पहले अपने ही पाजमा लिए रहते। हाँ। तो मेलानिन प्रोटीन होता है। अब कौन बचवा को काला होना है, किस बचवा को गोरा होना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। पेरेंट्स से कैरेक्टर लेके आया कौन? डीएनए। इसलिए डीएनए इज इंपॉर्टेंट। और डीएनए ने ऑर्डर दिया आरएनए को, सुन इसके पापा काले हैं, काला कर इसको। यस और नो? अब ये आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। कौन सा? मेलानिन। बनाओ मेलानिन, फैक्ट्री चालू करो। हाँ, यही क्या करेगा? सब बॉडी के स्किन को क्या कर देगा? डार्क कर देगा। हाँ, तो इसको जो बोलते हैं, डीएनए को रेप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ाएंगे अभी। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए ही क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनता है। और याद रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसा भी कंडीशन आया है कि आरएनए ने डीएनए को बनाया है। आरएनए ने डीएनए को बनाया है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से खुद डीएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते। रेप्लिकेशन। तो किससे क्या बनना है? अगर डीएनए से डीएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन। ये पूरा प्रोसेस जो बन रहा है ना, ये इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। डोगमा, इसी का नाम है सेंट्रल डोगमा। इसी। तो कोई आपसे आज से पूछेगा सेंट्रल डोगमा क्या है, तो आप लिख के बता दोगे? देखिए वो कैसे पूछा जाएगा, नीट का क्वेश्चन है। पिछले साल के नीट में क्वेश्चन आया हुआ था और वो सेंट्रल डोगमा से आया हुआ था। क्या किया था? इसको और इसको गायब कर दिया था। अब बोला था इसका नाम बताइए क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, एक का नाम है ट्रांसलेशन ना, एक का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक का नाम है रेप्लिकेशन। याद रहेगा? गुड। तो सेंट्रल डोगमा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। डीएनए से आरएनए। अरे याद आ रहा होगा, गया था आरएनए भीतर एमआरएनए। एमआरएनए आरएनए में बताए हुए थे। जिनको भी दिक्कत हो पूछ लेंगे। एक होता है एमआरएनए मैसेंजर, एक होता है टीआरएनए ट्रांसफर, और एक होता है आरआरएनए राइबोसोमल। ये छापता है, ये पढ़ता है, और ये सामान अरेंजमेंट करता है। पढ़ाए थे ना? ये छापता है, ये जाएगा न्यूक्लियस के भीतर, कॉपी लेगा, उतार लेगा डीएनए में से। हाँ, डीएनए, डीएनए जैसे जैसे रेसिपी बोलेगा ये खाना बनाना है, ये उतार के लेके बाहर आएगा, आके बोलेगा आरएनए को, सुनो जैसा था वैसे छाप लिए, देख लो क्या लिखा है। ये छाप सकता है, पढ़ नहीं सकता है। ये पढ़ सकता है, सामान नहीं है, और ये सामान को लाके यही बनाएगा। पढ़ के तो बनाएगा ना, जो आदमी पढ़ेगा वही ना खाना बनाएगा। यस और नो? वेरी गुड। क्लियर है? तो सेंट्रल डोगमा समझ गए? तो एक बार हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, सेंट्रल डोगमा क्या है? बोलिए। डीएनए से डीएनए
डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यस और नो, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। समझ में आ गया क्या हो रहा है? डीएनए किसका है? पेरेंट्स का। तो जब हमारे बॉडी में डीएनए पेरेंट का है तो कैरेक्टर भी किसका होगा? पेरेंट्स का होगा। अब आप किसी को समझा सकते हैं बढ़िया से कि आखिर तुम अपने पापा के जैसे ही क्यों दिखते हो? यस और नो? आप उनको बता देना क्या कॉज है, और नहीं दिखते हो इसका भी बता देना क्या कॉज है ना जी। होता है। एक दिन हम देखे थे, कोई था ना, तो बता रहा था कि सामने से तुम विराट कोहली दिख रहे हो, बगल से तुम महेंद्र सिंह धोनी दिख रहे हो, लंबाई तुम्हारी जो है जडेजा के जैसे है, तुम्हारे पापा का कोनो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। हम काफी देर तक हंसे इसको सोच सोच के कि बोला क्या है, समझ में नहीं आया है क्या जी। चलिए, तो बेसिस फॉर सेल डिवीजन। नहीं 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 नहीं, पेरेंट्स का डीएनए 100% अगर सेम हो जाता तो फिर पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देते। ये होता है मियोसिस, पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। मियोसिस ही आया ताकि वो अपडेट कर सके। अच्छा एक बात बताइए, अगर अपडेट नहीं आता तो आज भी नोकिया का वही 1230 मोबाइल यूज कर रहे होते? हाँ, आज भी वही मोबाइल यूज कर रहे होते। अपडेट का मतलब क्या हुआ? चेंज। चेंज कब आएगा? जब होगा मियोसिस। कब होगा? मियोसिस। तो मियोसिस ही चेंज लाता है, ठीक है ना। बात करेंगे हम उस बारे में, बताएंगे कि आखिर हम लोग जब होम्योपैथ वाले के दुकान पर जाते हैं तो होम्योपैथ वाला हमारी कुंडली क्यों पूछता है, क्या बीमारी हुआ है? देखिए ना, स्किन में ना प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। अच्छा बाबू बताओ, तो मम्मी को ये बीमारी हुआ था? तो नहीं। पापा में कभी स्किन में ऐसा हुआ हो? ना ना ना, नहीं हुआ था। अच्छा मामा को? तो नहीं हुआ। मामी? नहीं नहीं, मामी को तो दूसरे किसी के यहाँ की है ना। मौसी को? तो नहीं। अच्छा नाना नानी को किसी को हुआ हो? मम्मी से पूछो तो। तो नहीं हुआ। चाचा को? नहीं हुआ। नहीं, उनको नहीं होगा, चाची इस लाइन में नहीं आएंगी। हाँ, दादा दादी? नहीं। तब जब एक इतना दिन का कुंडली पूछ लेगा ना डॉक्टर, तब उसको समझ में आ जाएगा कि बबुआ को नया नया बीमारी हुआ है। अगर ये कह दिए कि नाना को बीमारी था, समझ जाएगा थर्ड जनरेशन है। थर्ड जेंडर नहीं बोले हैं, थर्ड जनरेशन है। समझ में आ रहा है? नाना जी, उसके बाद मम्मी जी, और मम्मी जी से वो बच्चा, तो 3 जनरेशन हो गया ना। ये तो थर्ड जनरेशन आ गया, मतलब उनके बाद का सेकंड जनरेशन है। मतलब ये बीमारी 100 साल पुराना हो सकता है। अब वो जो बीमारी का इलाज करेगा ना, वो 100 साल पुराना इलाज डालेगा। ऐसा डिजीज का ऐसा मेडिसिन देगा जो धीरे 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 इसको छुड़ाए। नया नया बीमारी होता है ना तो तुरंत छूट जाता है। पुराना जितना ही पुराना बीमारी होगा ना, उसको छुड़ाने में उतना ही टाइम लगेगा। और दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द होम्योपैथ। ओनली बाय द होम्योपैथ, याद रखना। ऐसे डिजीज को छुड़ाने का इलाज, बिकॉज होम्योपैथ जो होता है ना, वो 24 आवर हमारे बॉडी में रहता है। इसीलिए होम्योपैथ वाला कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि सुबह खा लेना और शाम को खा लेना। वो बोलता है हर 3 घंटे पर खाना। हर 3 घंटे पर 4 गो टेबलेट, अभी नहीं कि 6 घंटे पर 8 गो टेबलेट ले लिए। हर 3 घंटे पर 4 टेबलेट लेना है ना। तो आप खा रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, आपके ब्लड में हमेशा वो केमिकल रहेगा, और धीरे 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 आपके जीन में चेंजिंग लाएगा। जेनेटिक चेंज कर सकता है, डिसऑर्डर कर सकता है होम्योपैथ। इतना पावरफुल मेडिसिन होता है, लगभग हर डिजीज का इलाज है उसके पास। अभी बात करेंगे इस बारे में। अभी टॉपिक चालू करते हैं। बेसिस फॉर सेल डिवीजन। क्वेश्चन ये है कि सेल डिवीजन क्यों हो, हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, सेल डिवीजन क्यों हो। देखिए, सेल डिवीजन होने का कॉज ये है कि मान लीजिए कि कोई सेल है यहाँ पर, खूब बढ़िया से सुनिएगा। कोई सेल है यहाँ, और ये है सेल का न्यूक्लियस। याद रखिएगा, टाइम जैसे जैसे बीतता है, टाइम के साथ, टाइम के साथ, हाँ लिख देते हैं, टाइम के, यहां दो चीजें हैं। पहला है न्यूक्लियस,
और दूसरा है साइटोप्लाज्म। एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ग्रोथ करता है, जितना ही समय बीतते जाएगा साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ते जाएगा। जितना ही समय बीतते जाएगा साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ते जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का साइज लिमिटेड होता है, लिमिटेड। एक समय होता है जब न्यूक्लियस अपना ग्रोथ रोक देता है। तो एक बात बताइए, न्यूक्लियस मान लेते हैं कि इतने बड़े एरिया को संभाल सकता है, मतलब ये जो न्यूक्लियस, हम इतना ही न्यूक्लियस बना देते हैं दो जगह पे, ये इतने बड़े एरिया को संभाल सकता है, और गलती से सेल का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा हो जाए, क्या संभाल पाएगा? नहीं संभाल। ऐसे केस में न्यूक्लियस कहता है कि सेल को डिवाइड हो जाना ही बेहतर, सेल को डिवाइड हो जाना ही बेहतर होगा। हाँ, साइटोप्लाज्म के वजह से ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है। बहुत सारे थ्योरीज हैं इसके लिए, वॉल्यूम थ्योरी है, सरफेस एरिया थ्योरी है, लेकिन सबसे बेटर हमको लगा है वॉल्यूम थ्योरी, बेस्ट है। मतलब सेल का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम, इन दोनों में बहुत बड़ा डिसऑर्डर आ जाता है, डिसबैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसबैलेंस। सेल के वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलिए जो अपना डिस्ट्रिक्ट है दैट इज वेस्ट चंपारण, ये पूरा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, क्लियर है? पूरे वेस्ट चंपारण को कंट्रोल करने के लिए एक ही डीएम होता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम, एक ही डीएम अपॉइंट। पहले वेस्ट चंपारण का पॉपुलेशन कम था, पहले वेस्ट चंपारण का पॉपुलेशन कम था, तो जिस समय में इसका पॉपुलेशन कम था, नो टेंशन, एक कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गए हैं, तो अब क्या हुआ कि ये जो हम लोग के डीएम है वो एक, क्योंकि यही सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पर्सन है अपने यहाँ, तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट अधिकारी, सबसे बड़ा गवर्नमेंट अधिकारी यही ना होता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हद से ज्यादा बड़ा हो गया है, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो देखिए क्या हुआ, जब ये एप्लीकेशन गया तो वेस्ट चंपारण को दो पार्ट्स में बांटने का प्रस्ताव रखा गया, एक बनाया जाएगा बेतिया जिला और एक बनेगा वाल्मीकि नगर जिला, बगहा जिला। तो एक बेतिया जिला बनेगा और एक बगहा जिला बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, सभी ट्रायल पर डाल दिया जाए। तो देखिए बेतिया में भी कोर्ट है, बगहा में भी कोर्ट है, बेतिया में भी एसपी ऑफिस है, बगहा में भी एसपी ऑफिस है, हर चीज बेतिया में है, हर चीज बगहा में है, कर दिया गया। बस नहीं है तो क्या, कलेक्टर। अभी तक डीएम एक है। जिस दिन इधर के लिए डीएम 2 आ गया उस दिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट दो पार्ट्स में बट जाएगा। अब उसको मिलेगा उतना ही रीजन कंट्रोल करने को, और अपने डीएम को मिलेगा इतना ही रीजन कंट्रोल करने को। अभी लोग आराम से दोनों को अपने अपने जगह पे कंट्रोल करेंगे, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? न्यूक्लियस का साइज रुका रहे और सेल का साइज बड़ा हो जाए तो फिर न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब कंट्रोल नहीं करेगा तो सेल में प्रॉब्लम होगा। उस केस में न्यूक्लियस क्या करता है, डिसबैलेंस हो जाता है और अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड कर, हट हम नहीं रहेंगे ना जी, किसी आ जाएगा और अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि सेल डिवीजन क्यों होता है तो आप यही बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दोनों का डिसबैलेंसिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसबैलेंसिंग। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और इसी के कारण से सेल डिवीजन होता है। डिसबैलेंस होने के कारण से न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है,
और इसी कारण से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्लियर है? ओके। साइटोप्लाज्म बढ़ता क्यों? खाएगा पिएगा तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, खाना पीना खा ही रहा है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ ही रहा है, प्लास्टिड बढ़ ही रहे हैं। अगर वैक्यूल है तो उसका साइज, जो भी चीजें बॉडी में आते जाएंगी इसका साइज बढ़ते जाएगा। क्या चीज का? तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो हम ही लोग ना साइटोप्लाज्म सेले में नहीं यूटिलाइज करते हैं, आगे सेल के बाहर यूटिलाइज करते हैं। क्या यूटिलाइज करते हैं आप? एक एनर्जी नहीं यूटिलाइज करते, और क्या करते हैं? एक एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं यूज हो रहा है, एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज नहीं यूज कर रहे हैं, और कोई चीज है जो आप यूज करके खत्म कर दे रहे हो बॉडी से? बाकी सारा चीज हम खाते कहाँ जाता है? बॉडी में नहीं जाता है। हाँ, अब कोई है, सेल डिवीजन की बात की जा रही है, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड क्यों हो रहा है? अब बताइए, उसका तो साइज बढ़ गया, तो डिवाइड करके दो को बनाएगा। सबके अंदर सेल डिवीजन उस लेवल से थोड़ी होता है। अब बूढ़ो लोग हो, हाँ, 50 के एज के बाद, 60 के एज के बाद काहे मर जाता है लोग? वहां पर सेल डिवीजन कम हो जाता है, सेल डिवाइड नहीं होगा, कैपेसिटी खत्म हो गया है। हाँ, एनर्जी नहीं है उतना कि वो सेल डिवीजन कर पाए। समझ आ रहा है? हर सेल का एक लिमिटेशन है कि तुमको अपनी पूरी जीवन में 200 बार डिवाइड करना है। जिस दिन वो 200 बार डिवाइड हो जाएगा, उस दिन के बाद डिवीजन नहीं करेगा। हर सेल को इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है, जीन में है उसके। कुछ ऐसे सेल्स हैं, बोल दिया गया तुमको डिवाइड नहीं करना है, जैसे हार्ट के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, रोक देते हैं डिवीजन, जरूरत पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे। हर सेल को ऑर्डर पास हुआ है, बबुआ तुमको ऐसे काम करना है। तो समझ में आया? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिसबैलेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन क्यों होता है? डिसबैलेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। हम इसको लिख कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स होता है रेशियो, पढ़े थे 10th क्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स होता है रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म का, दोनों का रेशियो। क्लियर? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसी में डिसबैलेंस हो गया। फर्स्ट, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसी का डिसबैलेंस हो गया है, इसी का डिसबैलेंस हो गया। क्लियर है? वेरी गुड। तो कोई भी सेल डिवाइड करना ही है भैया, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सेल को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देगा। हमारी बॉडी ना, कोई भी एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको मालूम है कैसे अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। वो तो हमारे घर के लोग हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बदलते रहते हैं पढ़ा लिखा के, ऐसा हूँ तो काम चलिए जाता का जी। हाँ, क्या कहिएगा, इतना पढ़ लिख के कौन फायदा लग रहा है? हाँ, देख लीजिए ना, वो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए। आई चाय बेच के वो देख रहे हैं, वो कौन टपरी है, वो जाके दुबई में बुर्ज खलीफा पर बैठ के चाय पी रहा था। हम समझे रे बुर्ज खलीफा हमको वो देखबे नहीं किए। हाँ, फोटो में देख देख के आदमी पढ़ा रहा है बच्चा सबको, देखो इतना बड़का बिल्डिंग है। पता ना जीवन में कभी नसीब होगा कि नहीं। फॉरेन कंट्री में हम भी घूमे हैं, नेपाल में। हाँ, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, होता है गलती लोग से। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टॉपिक डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं? हे बबुआ पढ़ लो ना, ना तो हम चाय बेचेंगे और तुम प्लेट धोना, ठीक है ना? अच्छा, वो कप वाला सिस्टम आ गया है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कितने टाइप्स हैं? देखिए, सेल डिवीजन के टोटल 3 टाइप्स हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं ए माइटोसिस। ए माइटोसिस
या इसी को बोला जाता है डायरेक्ट डिवीजन। ये करते हैं बैक्टीरिया और कुछ प्रोकैरियोट्स और हैं जो ये काम करते हैं, कुछ यूकैरियोट्स भी ये काम करते हैं, हम पढ़ाएंगे स्पेशली। ये कंडीशन बहुत कम है, बहुत कम। एक होता है माइटोसिस, इसमें डबल डिवीजन सबसे ज्यादा दुनिया में हम बताए हैं यही होता है, माइटोसिस होता है। अभी आपके बॉडी में जो हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। और एक होता है मियोसिस। मियोसिस जो होता है यही आता है चेंज के। तो ये है डायरेक्ट डिवीजन, डायरेक्ट दो पार्ट में टूट जाएगा, जैसे आटा का लुइया दो पार्ट में टूट जाता है ना, वैसे ही डायरेक्ट दो पार्ट में टूट जाएगा। क्लियर? लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट टू पार्ट में नहीं टूटता है, इनडायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, इनडायरेक्ट डिवीजन। मतलब इसमें डिवीजन होने करके एक साइकिल से गुजरना पड़ेगा। हाँ, एक साइकिल से गुजरना पड़ेगा। जब तक उस साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक डिवीजन नहीं होगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डिवीजन बोला जाता है। यहां नो साइकिल, कोई सेल साइकिल नहीं है, यहां पर पूरा सेल साइकिल है। हाँ, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, प्रोमेटाफेज, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ढेर सारा प्रोसेस है इसमें। इसमें कौन प्रोसेस नहीं है, बस दो पार्ट में तोड़ के फेंक देंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हम बात करेंगे उस, ठीक है ना। ओके, तो यहां से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ए माइटोसिस या फिर डायरेक्ट डिवीजन। क्लियर है? थैंक यू, यहीं तक रहने देते हैं।